आप सभी का वेलकम है मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 1 में। हेलो नकुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बट बड़ा अजीब नहीं है कि कैशिफाई ने पॉडकास्ट स्पॉन्सर किया और पहला गेस्ट भी मैं ही हूँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप लोकल स्टोर पे बेचते हो कि आपके पास कोई हिस्ट्री और पेपर वर्क नहीं होता है बेचने का, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? आपने बेचा फ़ोन और वो आगे जाके किसी चीज़ में मिसयूज़ हो गया, किसी आगे बेचा, आगे किसी ने किसी और को बेचा, वो टेररिस्ट ने यूज़ कर लिया बॉम्बिंग के लिए। हो सकता है इंडिया में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन तो अब पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड, आप फंस गए। लेकिन जब आप जैसे कैशिफाई जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ट्रांजैक्ट करते हो तो आपको एक परचेज रिसीट मिलती है कि विच इज़ प्रूफ कि आपने ये फ़ोन बेच दिया, नॉट एन ओनर ऑफ दिस फोन फ्रॉम दिस डेट। अब अगर किसी ने रेगुलर किसी मार्केट से, अनऑर्गेनाइज मार्केट से फ़ोन ले ही लिया है, अब ये कैसे पता लगाए कि वो फ़ोन जेन्युइन है, चोरी का तो नहीं है? इज देयर एनी टूल या फिर कोई प्रोसेस है जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए? आप सभी का वेलकम है मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 1 में। इस सीरीज का नाम होने वाला है बी द चेंज। हम दूसरे लोगों को बदलने के लिए काफ़ी इजीली बोल देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पैक्टफुल होता है खुद में चेंज लाना। और यही है बी द चेंज का मतलब, विच मीन्स कि खुद चेंज बनो। और सबसे तेजी से जो चीज़ बदल रही है आजकल वो है टेक्नोलॉजी, और ये हमारा टेक पॉडकास्ट ही होने वाला है, जहां पर हम टेक के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अब चाहे वो स्मार्टफोन से जुड़ी बातें हो, इंटरनेट से जुड़ी बातें हो, या फिर कुछ और। हम इंडियंस की काफ़ी पैनिक बाइंग की हैबिट रहती है। लेटेस्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 के Q1 में तकरीबन 34 मिलियन स्मार्टफोन्स बिके हैं, विच मीन्स कि पर मंथ 1 करोड़ 10 लाख के तकरीबन स्मार्टफोन्स हर महीने बिके हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी स्मार्टफोन बाइंग हैबिट कैसी है। और आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसका जो टॉपिक है वो यही होने वाला है कि शुड वी चेंज आवर स्मार्टफोन बाइंग हैबिट। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें एम्प्लॉयमेंट, सैलरीज और भी कई सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी काम करना है। तो क्या इसकी ज़रूरत है? क्या हमें एक नए स्मार्टफोन की जगह रिफर्बिश स्मार्टफोन लेना चाहिए? क्योंकि एक रिफर्ब जो स्मार्टफोन होता है वो आपको नए स्मार्टफोन के बदले काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में मिल जाता है, प्लस और भी कई सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इसके होते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि आखिर रिफर्ब स्मार्टफोन होता क्या है, क्या ये एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन है? अब इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए वी हैव विद अस नकुल, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्मार्टफोन रिफर्ब कंपनी के को फाउंडर एंड CMO हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि रिफर्ब स्मार्टफोन क्या होता है। प्लस आप ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये देख रहे होंगे कैशिफाई के ही यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर, बट इट डजंट मीन कि मैं यहां पर कोई भी सवाल आपका मिस करने वाला हूं। हम डिटेल में रिफर्ब फोन के बारे में बातें करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएं। सो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आपको काफी ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। प्लस आपकी अगर स्मार्टफोन बाइंग हैबिट इससे चेंज होती है तो आपका काफी ज्यादा पैसा भी बचने वाला है। हेलो नकुल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बट बड़ा अजीब नहीं है कि कैशिफाई ने पॉडकास्ट स्पॉन्सर किया और पहला गेस्ट भी मैं ही हूँ। तो ये हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इससे। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। ऑल गुड। आज से लगभग 4 साल पहले आपने भी अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया था, अपग्रेड विद नकुल के नाम से। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड विद नकुल। अगर एप्पल हर 11 महीने में अपने फोन अपग्रेड कर सकता है तो हम हर हफ्ते अपग्रेड क्यों नहीं हो सकते? तो तब इनिशियल फेज था पॉडकास्टिंग का, इंडिया में पॉडकास्ट कल्चर आ रहा था। हाँ। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर जगह पॉडकास्ट भरा पड़ा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी हम खोल लेते हैं। तो क्या चेंज आया तब से लेके अब तक, क्या आपको लगता है? तो जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, वन ऑफ द रीज़न शुरू किया था क्योंकि कोविड का टाइम था,
टाइम बहुत था, हाँ, और समझ नहीं आ रहा था कि घर पे बैठे क्या करें कैसे करें। तो एंड उस टाइम पे वीडियो पॉडकास्ट वाज नॉट दैट फेमस, तो हमने ऑडियो ओनली पॉडकास्ट किया। मैं घर से करता था, हम जूम कॉल्स पे पॉडकास्ट करते थे, और द होल आइडिया वाज टू टॉक टू इंटरेस्टिंग पीपल, नॉट फेमस पीपल बट इंटरेस्टिंग पीपल, और हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज देयर लाइफ। तो उसमें मेरी दो लर्निंग लगी। एक तो अगर आपको रियली इंटरेस्टिंग बातें करनी है तो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। आपको पहले 2 घंटे, मेरा ये होता था कि मैं 2 घंटे पहले गेस्ट से डिस्कस करता था उनकी जो इनिशियल क्वेश्चन थे, जो वैसी जनरल क्वेश्चन होते वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका था। तो मुझे पता था कि तय बात की तय पे जाना है, तो आई नीड टू बी मोर डिटेल। राइट। मुझे रिसर्च भी करना पड़ता था। तो the time taken to do a 2 hour podcast was not 2 hours, it was more than 8 hours 10 hours। तो टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आई डिड आई थिंक अबाउट 11-12 एपिसोड, और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था टू कंटिन्यू इट, क्योंकि गेस्ट every time were more interesting than the previous one, and I needed to spend more time to get to know them, to understand them। तो इसलिए फिर छूट गया। बट आई थिंक पॉडकास्ट से आई लिसन टू पॉडकास्ट वेरी रेगुलरली, और मेरा हमेशा ये होता है कि मेरी लर्निंग इम्प्रूव होती है, स्पेशली अगर कोई किसी का सुनूं जो बिल्कुल ही यूनिक जॉब्स में है, यूनिक प्रोफेशन में है, जिसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, और उनसे नई इंसाइट समझ आती है कि यार हर जॉब कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, हर चीज़ों के अगर डेप्थ में जाओ तो कितना मटेरियल है। सो हमने भी कुछ पॉडकास्ट सुने हैं उसमें से, और काफ़ी शानदार थे वो। 10 के तकरीबन एपिसोड थे उसके, और थोड़ी सी रिसर्च तो हमने भी की है, क्योंकि बनता है पॉडकास्ट करने से पहले रिसर्च करना। तो मार्केटिंग का जो कीड़ा है वो आप में बचपन से ही था, जितना रिसर्च ने हमें बताया है। बचपन में WWF के 1 रुपये का जो कार्ड होता है वो आपने 3 रुपये में बेचा। फिर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की, फिर आपने MDI गुड़गांव से PGDM किया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉप 20 स्कूल ऑफ इंडिया है, जहाँ से दुर्जॉय दत्ता जो कि फेमस इंडियन ऑथर हैं, और रामेश्वरन अय्यर सर हैं जो कि नीति आयोग के फॉर्मर CEO हैं, ऐसे एलुमनाई वहाँ से रहे हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से MBA और ये PGDM करने का? मेरा मेरा जवाब बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आई थिंक एजुकेशन करने के लिए, लर्निंग करने के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब से भी वही एजुकेशन, इफ़ यू आर सिंसियर और आप में वो डिसिप्लिन है, तो आप कहीं से भी एजुकेशन कर सकते हैं। आई थिंक कॉलेज जाने का मेन पर्पस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ द कैंपस, इज़ द नेटवर्क, एंड सेल्फ डिस्कवरी यू हैव अबाउट योर सेल्फ, कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगेगा, हाउ टू वर्क इन टीम्स, हाउ टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हाउ टू लर्न फ्रॉम दोज डिफरेंट ओपिनियंस। तो आई थिंक मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको कॉलेज एजुकेशन चाहिए तो कैंपस होना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट, वर्क इन टीम्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये सब करने से, क्योंकि फ्यूचर में जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे या बिल्ड करोगे तो लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, और लोगों के साथ काम करना जितनी जल्दी सीखो उतना बेटर है। MDI वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा MDI का इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम था, जिसमें 1 साल में गुड़गांव था और 1 साल में पेरिस में था। तो मेरे लिए तो काफ़ी लर्निंग थी। मैं काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ पढ़ा, उनका वर्किंग स्टाइल देखा, उनका मेंटल स्टेट समझा। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्सपीरियंशियल था। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जब तक मैं उनसे नहीं मिला था, मेरा ये था कि यार इंजीनियरिंग कर ली और मुझे लगा कि मैं सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तो MBA करके मैं PNG, HUL इन कंपनीज में फिर 5 साल का सेल्स स्टेंट करूँगा, फिर मार्केटिंग में चले जाऊँगा। ये लाइक अ वेरी स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ करियर पाथ। लेकिन जब मैं अपने पीयर से मिला इंटरनेशनल बिजनेस में, किसी का हॉर्सेस का फार्म था, तो MBA इसलिए कर रहा था क्योंकि
हॉर्सेस फार्म को कैसे बड़ा करूं, Right. कोई बहुत ही लोकल अल्कोहल की कंपनी चलाता था, मतलब उसके फैमिली बिजनेस था, वो ये सोच रहा था कि मैं इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बनाऊं। एक मेरी फ्रेंड थी जो एयर स्टाफ थी, ग्राउंड स्टाफ थी, और उसको एयरलाइन इंडस्ट्री में अपना करियर बना। तो मतलब बहुत ही भिन्न भिन्न टाइप ऑफ बैकग्राउंड से। और जबकि इंडिया में हम जितने थे, या तो इन्फोसिस टीसीएस से वर्क एक्स करके आए थे, या फ्रेशर थे मेरी तरह, और एमबीए करके अपना करियर चेंज इनटू सेम ट्रैजेक्टरी। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी चीज़ें कर सकते हैं, एंड वी इंडियंस आर सो स्टक टू वन काइंड ऑफ थीम बिकॉज हमने वही देखा है। तो हमें एक्सपोजर लिमिटेड है, विच आई थिंक विद दिस जनरेशन लोगों को इंटरनेट एक्सेस है, लोगों को पॉडकास्ट एक्सेस है, तो आई थिंक दे शुड हैव एक्सेस टू मोर करियर पाथ्स, एंड हेंस कॉलेज बिकम्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब अगर मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पे आऊँ तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, मतलब कॉलेज अब कॉलेज नहीं रहा, अब कॉलेज की जो बाउंड्रीज हैं वो लिमिटेड नहीं है, अब हर चीज़ एक कॉलेज है, राइट। अपने पहले स्टार्टअप के बारे में बताइए, क्योंकि कैशिफाई से पहले शायद आपने एक वेस्ट मैनेजमेंट का स्टार्टअप किया था, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो 2009 में मैं और मनदीप ने नीटी से एमबीए किया था, मैंने एमडीए से किया था। और 2008-9 बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था, क्योंकि रिसेशन आ गया था, तो सारी फाइनेंशियल कंपनी डूब रही थी, जॉब्स जा रहे थे, एंड जो हमने सोचा था कि वापस आके मतलब इंटर्नशिप करके हमें नौकरियां मिलेंगी, वो नहीं मिल रही थी। दैट इज़ द मैटर ऑफ फैक्ट। तो हमने कहा अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वाई नॉट स्टार्ट ऑन आवर ओन। हमने ये भी सोचा था कि 2 साल नौकरी करके पैसे इकट्ठे करके फिर अपना शुरू करेंगे, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी आई है, नहीं मिल रही नौकरियां, तो वाई नॉट डू इट। तो ऐसे हमने शुरू किया, एंड सबसे पहला कंस्ट्रेंट था पैसा। कोई भी हम आइडिया सोचते थे उसमें इतना पैसा लगेगा, वो पैसे हमारे पास थे नहीं। अगर पेरेंट्स के पास भी जाएं पैसे मांगने, तो वो भी ये पूछेंगे कि यार किस बलबूते पे तुम मांग रहे हो पैसे, मतलब दे हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन अस। तो हमने क्या किया, हमने अपना सबसे पहले कंस्ट्रेंट रखा पैसा। हमने कहा कि क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं हम विदाउट पैसा। सो सम ऑफ द बिजनेस आइडियाज़ वर कि हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, हम कॉलेजेस कैंपस में कैंटीन खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटे स्केल पे आइडियाज़ जो हमने अपने कॉलेज और एजुकेशन लाइफ टाइम में देखा है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, और वो सॉल्व करने में लगे। लेकिन हमने कहा इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और फिर एक हमारा इंटरेस्ट था वेस्ट मैनेजमेंट पे, क्योंकि हम हर जगह कूड़ा देखते थे, और हम कहते थे कूड़ा पड़ा है, रोड पे पड़ा है, हम कॉलेज कैंपस में कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, चारों तरफ है इंडिया में तो कूड़ा ही कूड़ा है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि कूड़ा फ्री है। विच जब हम इवेंचुअली आगे बढ़े तो हमें रियलाइज हुआ कूड़ा फ्री नहीं होता, इंडिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ, और इसको अगर हम प्रोसेस करके कुछ यूजेबल आइटम बना सके तो वन मैन्स वेस्ट बिकम्स अनदर मैन्स वेल्थ। बट अगेन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहते थे पेट बॉटल का। पेट बॉटल, पानी की बॉटल, कोक की बॉटल, उसको आप इकट्ठा करें, उसे बारीक पेट में निकालें, और फिर से इट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग मोर पेट के आइटम, बट टेक्स मनी। हाँ, तो पैसे नहीं थे हमारे पास। तो हमने कहा लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, और हमने एमबीए कर लिया तो लोगों को लगता है हम पढ़े लिखे हैं, why don't we start a consulting business? So that's how our journey started. We became a waste management consulting firm ओके। with 2 MBAs who knew nothing. लेकिन knew nothing का ये मतलब नहीं है कि cannot know more. So we were always keen to learn. We had access to MDI libraries, other libraries. We went to a lot of events जहाँ पे बहुत दिग्गज लोग थे, Right. जिनको हम मुंह खोल के एक्सेस कर सकते थे। मतलब जो उनसे बात करेगा वो ज्ञान पाएगा। तो हम जाते थे, मिलते थे, ऐसे हमने नेटवर्क बनाया। तो हमें लोगों से अब जैसे हमने कुछ पढ़ा और हमें नहीं समझ आया, तो ऐसे उस एरिया के एक्सपर्ट से मिलें और उनसे समझें कि कैसा होता है, रियलिटी में क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं।
तो ये हमने 3-6 महीने किया, हमने बहुत समझा, और फिर हमने कहा कि अब हम कंपनीज़ के पास जाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, हम तुम्हारे लिए करते हैं। करेंगे, आउटसोर्स इट टू अस। तो ऐसे हमने पिच करना शुरू किया, और फिर अर्ली ईयर्स में वी वर वेरी लकी, हमने 2-3 फ्री के प्रोजेक्ट किए, जैसे इंडियन रेलवेज़ के लिए कि शताब्दी में जब तुम जाते हो तो खाना मिलता है, एक पेट बॉटल मिलती है, एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में खाना मिलता है, उसके साथ चम्मच मिलता है, तो वो सब रिसाइक्लेबल है। तो तुम कितना इकट्ठा करके अगर तुम एट सोर्स वेस्ट एग्रीगेशन कर लो तो तुम कितना पैसा सेव कर सकते हो राइट। रेलवेज़ के लिए। फिर हमने नोकिया के लिए, नोकिया उस टाइम पे 70% मार्केट शेयर था मोबाइल करेक्ट फ़ोन का। करेक्ट। दे वांटेड टू डू समथिंग ग्रीन, दे हैड नो पॉलिसी कि उन्हें रिसाइकलिंग करनी है, लेकिन फिर एचपी का प्रिंटर बिजनेस था जिसमें कार्ट्रिजेस आते थे, कार्ट्रिज जितनी भी कंज्यूम होती थी फिर उसकी रिसाइकलिंग करने जाते थे। तो ऐसे हमने प्रोजेक्ट्स उठाए, एंड देन उन प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत सीखा कि इंडियन कंज्यूमर कैसे सोचता है। जो बिजनेस के 2 तरह के हैं, एक तो हेडक्वार्टर है राइट। और एक जो आर्म्स एंड लेंथ है, जो रिटेल स्टोर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वो कैसे सोचते हैं रिसाइकलिंग प्रोग्राम के बारे में, उन्हें कैसे इंसेंटिवाइज करें टू बी पार्ट ऑफ इट। क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना इट विल नेवर बी अ सक्सेस। तो ये हमारी जर्नी रही, और हमने ये 2-2.5 साल किया, और फिर हमने रियलाइज़ किया कि कंसल्टिंग कैन ओनली ग्रो दैट मच, एंड पैसे नहीं बनाएंगे हम ज़्यादा। सो वी विल नॉट बिकम अ मैकेंजी ऑफ। राइट, क्योंकि आप कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्री में ही कर रहे थे उस टाइम पे। नहीं, फ्री में नहीं कर रहे थे, लेकिन सस्ते कर रहे थे सस्ते कर रहे थे, और वेस्ट मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी अ वेरी स्मॉल स्पेंड ऑफ एनी कंपनी। करेक्ट। तो हमने कहा कि इवेंचुअली अब मतलब टाइम आ गया है कि अब हमने सीख लिया है इनफ, एंड नाउ वी हैव कॉन्फिडेंस टू आस्क बैंक फॉर मनी, पेरेंट्स फॉर मनी। तो फिर हमने इवेंचुअली डिसाइड किया कि अब हम रिसाइकलिंग प्लांट डालेंगे अपना। हमने बहुत लोगों को ज्ञान दे दिया, अब अपना ज्ञान यूज़ करके वी विल सेट अप आवर ओन प्लांट। एंड इन 2010 हमने अपना प्लांट शुरू किया फरीदाबाद में, टू रिसाइकल स्क्रैप टायर्स एंड रबर। ओके ओके। तो वहाँ 2010 से फिर 2013 में कैशिफाई, यानी फ्रॉम वेस्ट टू स्मार्टफोन्स, तो ये जो शिफ्ट हुआ ये कैसे हुआ? और तो आई थिंक 2010 से 13 तक जब हमने वो प्लांट चलाया, एंड मैं ये और पॉडकास्ट पे भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है, राइट। पॉलिटिक्स जो होती है वो लेबर्स और ये सब। कुछ मतलब मैन पावर हैंडलिंग, गवर्नमेंट हैंडलिंग, लोकेशन हैंडलिंग, एनवायरनमेंट हैंडलिंग, एवरीबडी इज़ अगेंस्ट यू, everybody wants you to shut down the business, and besides all that you have to continue doing it. तो आई थिंक उससे ज़्यादा अगर इंडिया में आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं बोलूँगा सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कर लो, क्योंकि वो जितना सिखा देगा और कुछ नहीं सिखा सकता। वो कर लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो कुछ इंडिया भी में। कर, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अगर मैंने मैन पावर हैंडल की है, जो बिल्कुल मतलब लेबर करेक्ट करेक्ट। जो इसलिए वर्क कर रही है कि मेरे को डेली 2 मील्स करनी है, राइट। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद देम कि यार कितने ख़राब कंडीशन में काम कर रहे हैं, एंड देन रियलाइज़ कि नहीं यार, अगर मैं फॉर एग्जांपल जब हमने शुरू किया, हम गए फरीदाबाद के लेबर चौक से, हमने वहाँ पे मेरे पास उस वक्त गाड़ी थी, उसमें गाड़ी में बिठाया और हम ले आए। फिर हमने कहा यार हम ये डेली फ्रेश लेबर लाएंगे तो ट्रेनिंग कैसे होगी। करेक्ट करेक्ट। तो हमने कहा यार नहीं, हम अपनी लेबर को डिग्निटी रिस्पेक्ट सेट करेंगे। फिर हमने साइड में एक प्लॉट लिया, वहाँ पे घर थे, हमने किराए पे उन्हें कि यहीं पे रहेंगे, उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस पर हमने बहुत एफर्ट मारा, एंड दैट्स मतलब हमने देखा भी उसका रिजल्ट कि हमने यूनिफॉर्म्स दी कि लोग फिर नहीं छोड़ते थे। हाँ,
हमारा लेकिन वो पर्पज़ नहीं था कि लोग टिके रहें या नहीं छोड़ें। हमारा ये था कि यार हमारे यहाँ जो भी काम करे वो डिग्निटी से काम करे, क्योंकि हमने और फरीदाबाद की फैक्ट्रियाँ देखी थी कि वहाँ पे कोई गालियाँ दे नहीं रहे चलता, करेक्ट। हैं, फिजिकल वायलेंस भी है। क्यों है भाई? वो भी तो मतलब इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत सारी मतलब, और हमें कहते थे यार ये नए एमबीए के लड़के आ गए, इनको कुछ आता नहीं है और ये ऐसे क्यों काम करते हैं। 2010 और ये वाला जो फेज था, उस टाइम पे तो इतना स्टार्टअप कल्चर भी नहीं था इंडिया में। बिल्कुल नहीं था, कोई भी नहीं था। हाँ नहीं, और मतलब हमें नहीं पता था वीसी से पैसे कैसे रेस करने हैं। हमने बैंक से रेस किए पैसे। हमें बैंक ही समझ आता था, बैंक लोन था, बैंक लोन चुकाया हमने, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखी उस बैंक लोन के लिए। तो हम बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट से आए थे। बट हम फॉर एग्जांपल हमने सारा ईआरपी वीआरपी इम्प्लीमेंट कर दिया 2 साल में। सो दैट मीन्स अगर कोई भी हमारा रॉ मटेरियल या वो होता था, उसकी ट्रैकिंग होती थी, ट्रक वाले को एसएमएस जाता था, और ट्रक वाला कहता था मैं पिकअप करने आ रहा हूँ, आप मुझे क्यों एसएमएस भेज रहे हो? मेरे को मतलब आप मुझे बता रहे हाँ हो कि कि हाँ तो भाई तू 2 बजे आ आने जा, वाला है मेरे हाँ। पास, मुझे बताना चाहिए आपको कि मैं 2 बजे आऊँगा नहीं आऊँगा। हमने कहा यार हम तो रिमाइंडर डाल रहे थे। आदत नहीं थी ना लोगों को उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी की, और तो और कोई करना भी नहीं चाहता था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। हम ये जब प्लास्टिक और रबर रिसाइकिल करते हो तो उससे एक ऑयल निकलता है, क्योंकि सब बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग है। टायर बना हाइड्रोकार्बन से, हम अगर उसको बिल्कुल लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करूँ, एक प्रेशर कुकर में डाला और उसको वापस उसके रॉ मटेरियल्स में मेल्ट करके उसको पूरा प्रॉपर। मोटा मोटा मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली। तो वो जो तेल निकलता था, वो तेल फिर फर्नेसेस में यूज़ होता था एज अ सब्स्टिट्यूट टू नॉर्मल फर्नेस ऑयल। नाउ हमने क्या किया, उनकी फर्नेसेस गए जिनको हम बेच रहे थे, हमने कहा कि आपका जो नोज़ल है, क्योंकि हमारी विस्कोसिटी हमारे तेल की कम है, आप नोज़ल का होल चेंज कर दो और छोटा कर दो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी विस्कोसिटी कम है तो कम लगेगा एंड सेम। तो जब हमने ये समझाया उन्हें समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा ये इतनी इंजीनियरिंग तो हमें आती नहीं है, और वो इंजीनियरिंग प्लांट चला रहे हैं। उनको तो बस वो मोटा मोटा। हाँ, तो फिर हमने कहा कोई नहीं, अच्छा आप हमारा तेल खरीदो, हम आपके आपके सारे नोजल चेंज कर देंगे। हाँ तो वो समझ आ गया होगा। नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो हमने जैसे उनको नोजल चेंज करके उनकी तेल की खपत कम लग गई तो उनको प्रॉफिट वो होने लग समझ गया आ गया ज़्यादा। फिर। तो उन्होंने कहा भाई अब तुम तेल बेचते रहो हमें। सो ये सब चीज़ें करते रहे तो ऑब्वियसली 2 साल में हमें बहुत सक्सेस मिली। और मतलब वीवर मतलब हमने 1.5 साल में अपना लोन चुका दिया। फिर हमने 2 साल में वो कंपनी बेच दी, क्योंकि मतलब लोग इतने खुश थे हमसे कि कह रहे हैं यार कोई पढ़े लिखे लोग आए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को कायदे से कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल चलता हुआ बिजनेस आपने फिर बेच दिया बेच दिया। क्योंकि स्केलेबल नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, एट फॉर एग्जांपल हम कर रहे थे 10 टन पर डे। हाँ, उसके लिए हमने कुछ से 1 CR लगाया फॉर प्लांट मशीनरी। अब मुझे अगर 20 टन करना है तो मुझे फिर से 1 CR लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन, इट इज़ नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज़ अ कैशिफाई, विच इज़ अ इंटरनेट लेड बिजनेस कि मैं इतना लगाऊंगा। और इम्पैक्ट उसका फिर। तो हमें ये रियलाइज़ हो गया 2-3 साल में कि यार इंटरनेट लेड बिजनेस चाहिए जिसमें हर बार सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल ना लगे, तो इट बिकम्स मोर कैपिटल एफिशिएंट। एंड हेंस वी सेड लेट्स सेल दिस एंड यूज दैट प्रोसीड्स टू बिल्ड कैशिफाई, एंड देन हाउ वी बिल्ड कैशिफाई। वाई स्मार्टफोन्स, मतलब इस कैटेगरी में इस का आइडिया किसको आया? पहले आपको आया, मनदीप को आया, या फिर ये एक कलेक्टिव नहीं, थॉट? हम जब वेस्ट कंसल्टिंग करते थे, हमने नोकिया के लिए काम किया था। हमने इम्पैक्ट देखा था कि फ़ोन का कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है टू इंडियन मासेस, और कितना स्कोप है कि मतलब जब हमने शुरू किया था 300 मिलियन, हम मोटा मोटा 1000 मिलियन यूज़र्स हैं मोबाइल फ़ोन के, जिसमें सिर्फ 300 मिलियन के पास स्मार्टफोन है। और मतलब 600 मिलियन 700 मिलियन के पास तो फीचर फ़ोन है। और फीचर फ़ोन में बस कॉलिंग आप ले सकते हो, उठा मतलब कॉल कर सकते हो। तो
जितनी भी एडवांटेज है स्मार्टफोन की, एवेंचुअली वो 1000 के 1000 मिलियन आएंगे ही स्मार्टफोन, बट अफोर्ड नहीं कर सकते। फीचर फ़ोन इसलिए चल रहा है क्योंकि सस्ता है। तो स्मार्टफोन को सस्ता करने में कैसे, व्हाट विल इट रिक्वायर टू मेक इट चीप, एंड सेकेंड हैंड फ़ोन इज़ द सोल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि कैशियो हमने शुरू किया और फिर सेकेंड हैंड फ़ोन चलने लग गए, पहले वो चल रहे थे, करेक्ट। हाँ, हमने उसे बहुत एफिशिएंट किया, हमने उसे ट्रांसपेरेंट किया, एंड वी मेड श्योर कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई भी कहीं से भी इंडिया के किसी पार्ट से भी खरीद सके, बेच सके। क्योंकि बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों ने अपने ड्रॉर में रखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। मेरे फोन्स मेरे जो को थे वो कोई भी प्रॉब्लम पुराने। नहीं है कि आपके पास पुराना फ़ोन है, आपने अपने साइड के दुकानदार को बेच दिया, इट शुड फ्लो बैक। क्योंकि ड्रॉर में रख के तो किसी का भला नहीं कर रहा वो, ना आपका भला कर रहा है। उसने अपना काम कर दिया, वो नेवर बी यूज एज अ बैकअप फ़ोन। हाँ, जितना मर्जी हम सोच लें कि यार जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, जिस दिन वो बैकअप फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑन नहीं होना। कुछ नहीं होता, वो रखा है, वो रखा रहता है। मेरा मेरा 5S है, वो अभी भी रखा हुआ है बट वो मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो मुझे पसंद है। अगर वो नहीं होता डेफिनेटली मैं कैशिफाई पे उसको बेच देता। बट कैशिफाई करता क्या है, अब हमें तो पता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर होता क्या है। कि हम यहाँ पे स्मार्टफोन बेच सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, क्या है पूरा। अगर हम D2C की बात करें, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, अगर जो लोग हमें देख रहे हैं वो कैसे समझें, कैसे कि आखिर पूरी फंक्शनिंग क्या है कैशिफाई की। तो कैशिफाई का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टेक एक्सेसिबल करें लोगों के लिए। ना, टेक एक्सेसिबल दो तरीके से होता है। जब आप से अपना फ़ोन बेचें, हाँ, और जब फ़ोन बेचते हैं उससे वैल्यू रियलाइजेशन। तो आपने कोई फ़ोन बेचा, आप 5000 रुपये मिले। पहले आप 10,000 का फ़ोन लेने वाले थे, लेकिन अब आपके एडिशनल 5000 हैं, तो आप 15,000 का फ़ोन ले पाएंगे। तो 15,000 से आपको बेटर टेक मिलेगा, हाँ, आपको बेटर प्रोसेसिंग मिलेगी, आप गेमिंग ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, अगर आप काम के लिए यूज़ कर सकते हो, आप फ़ोटो ज़्यादा बेटर खींच सकते हो। तो द बेटर द स्मार्टफोन, द बेटर योर वर्क एफिशिएंसी। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड, जब आप फ़ोन हमसे ख़रीदते हो तो द फ़ोन इज़ अ टेक एनेबलर। मतलब हमारा बायर कौन है, हाँ? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स, विच इज़ अ बिग सेगमेंट ऑल्सो, जैसे जोमेटो का जो राइडर है वो हमारा यूज़र है, वो फ़ोन ख़रीदता है, वो कह रहा है यार मेरा तो पूरा 24 घंटे मेरे फ़ोन पे ही ऑर्डर आते हैं, मेरे फ़ोन ख़राब भी होते रहते हैं, तो मुझे फ़ोन जल्दी जल्दी बदलना है, लेकिन मैं हर बार महंगा फ़ोन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। वो है हमारे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, हाँ, मेरी पूरी फैमिली है, सब सेकेंड हैंड फ़ोन पे हैं। क्यों है? इट जस्ट मेक सेंस। मतलब आप नया फ़ोन लो, से आपने आईफोन लिया 70,000 रुपये में, जिस दिन आपने लिया अगले दिन से वो नया नहीं नया नहीं रहा, करेक्ट, वो लेते ही वो पुराना हो गया। रहा। हाँ, वर्सेस आप वही फ़ोन रिफर्बिश लो, आपको पड़ेगा 50 का। हाँ, जब 70 का लोगे और फिर 1 साल बाद बेचोगे, वो बिकेगा 35 का। जब आप सेकेंड हैंड लोगे, 50 का लिया, वही 35-40 का, तो 20,000 तो हमारे पहले बच गए। हाँ, तो आपका यूसेज, तो मेरी कैलकुलेशन हमेशा रहती है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूसेज। आपने 1 साल यूज़ किया तो आपको 15,000 का पड़ा, आपने 2 साल यूज़ किया तो आपको 20,000 का पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, तो मेरी फ़िलॉसफी ये है, मैं तो हर 6 महीने में फ़ोन बदल लेता हूँ। हाँ, मेरी लेकिन कॉस्ट ऑफ यूसेज उतनी ही रहती है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं बेचूंगा उतना उतना ही ही कम benefit डिप्रिसिएशन होगा। करेक्ट। मेरे को 6 महीने में बदलना क्यों अच्छा लगता है? मेरे को नए नए फ़ोन ट्राई करने हैं। नया ब्रांड आया है, और वो बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आप क्विकली उसको फिर सेल कर देते हो और आप रीफर फ़ोन यूज़ कर रहे हो। हाँ, तो मेरा मोटा मोटा हर फ़ोन का चेंज ओवर 5,000 रुपये कॉस्ट करता है, और मैं हर 6 महीने में बदलता हूँ। इतनी तो शायद EMI, अगर आप कोई आईफोन लेंगे तो उससे ज़्यादा ही EMI आप दे दोगे। हाँ, तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फोल्ड भी यूज़ किया हुआ है, सैमसंग का फ्लिप भी यूज़ किया हुआ है, नथिंग फ़ोन यूज़ किया हुआ है, ब्लैक शार्क आपको ब्लैक पता भी नहीं शार्क होगा, गेमिंग फ़ोन। गेमिंग फ़ोन, मैंने वो यूज़ किया हुआ है। मैंने ओप्पो के अलग अलग सीरीज़ यूज़ किए हैं, वीवो के नेक्स यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं आई लाइक फ़ोन्स, आई कीप
आई वांट टू सी क्या फीचर्स हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, तो मैं करता रहता हूँ। एंड आई कैन ओनली डू इट क्योंकि आई हैव एक्सेस टू रिफर्बिश फोन्स। तो मेरी कैलकुलेशन हमेशा ये होती है कि व्हाट इज़ माई कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग वन फ़ोन फॉर 6 months। तो जैसे कि एक कार बाइंग फॉर्मूला होता है और हम देखते हैं 20-10-4 वाला, ऐसा ही कोई फ़ोन बाइंग फॉर्मूला भी है आपके माइंड में, या आप कोई फॉलो करते हो, या जो लोगों को यहाँ बता सको जो भी पॉडकास्ट देख रहे हो कि इस फॉर्मूले से मैं फ़ोन ख़रीदूँगा तो मेरे पैसे बचेंगे, मैं जल्दी से जल्दी नया फ़ोन यूज़ कर पाऊँगा, और जब मैं उसको बेचूँगा तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा? मेरे को ये सारी सीक्रेट बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन मेरी ये बिलीफ है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटेस्ट फ़ोन है वो नहीं लेना चाहिए कभी। ओके क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे मिलेगा। ओके हाँ। तो अब जैसे अगर आपका सैमसंग फोल्ड 6 आया है, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय फोल्ड 5। हाँ, जैसे अभी आईफोन 16 नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, तो इट विल बी अ ग्रेट टाइम टू बाय आईफोन 15। और ये होता भी है। हाँ, क्योंकि उस पे आएंगे डिस्काउंट्स। हाँ, 16 आएगा प्रीमियम पे, 15 पे स्कीम्स भी आएंगी। तो और ऐसा कोई मतलब अगर तुम 13 पे हो तो 15 पे जाओगे तब भी तुम्हारा टेक अपग्रेड है। क्योंकि टेक इतना ज़्यादा बदला ही नहीं है। हाँ, वो ज़माने गए 14-15 के जो हर 6 महीने में कुछ मेजर अपडेट या मेजर अपग्रेड आ रहा है। अभी जितने भी आ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर साइड पे आ रहे हैं, एआई साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हार्डवेयर तुम्हारा एआई सपोर्ट नहीं करेगा। इज अ सीक्रेट वेयर यू शुड नॉट बाय n बट n-1। ओके, सो दिस इज द सीक्रेट गाइस कि जो आ रहा है उससे एक स्टेप पीछे लेना है और वो जाके खरीदना है। एक और सीक्रेट बताता हूँ, जैसे अभी दिवाली टाइम होगा, बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, तो सारे डिस्काउंट्स n-1 पे ज़्यादा होंगे। हाँ करेक्ट, क्योंकि स्टॉक भी क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप नवंबर तक वेट करो आफ्टर दिवाली तो और बेटर डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन सारे लोग खरीद लेते हैं। धनतेरस, दिवाली और ये वाला जो सीजन होता है, क्या होता है नवंबर दिसंबर में सेल गिरने लगती है, क्योंकि अक्टूबर में सबकी इतनी सेल होती है, सारे OEMs कहते हैं बेचो बेचो। करेक्ट। तो फिर नवंबर में सेल गिर रही होती है तो लोग और स्कीम निकालते हैं कि यार और स्कीम निकालो क्योंकि नंबर्स नहीं पूरे हो रहे। हाँ, क्वार्टर का नंबर कैसे पूरा होगा, मंथ का नंबर कैसे होगा। तो नवंबर दिसंबर इज़ अ ग्रेट, फिर जनवरी में प्राइस स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप अपना फेवरेट फ़ोन खरीदना चाह रहे थे या फिर खरीदने वाले हो दिवाली पे, बाय एनी चांस आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर में उससे भी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये रिफर्बिश में वैलिड नहीं है। रिफर्बिश बेस्ट खरीदने का टाइम है सितंबर। अच्छा। हाँ, क्योंकि नवंबर जो दिवाली होगी, हाँ, उससे पहले सारे रिफर्बिश वाले अपना स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि नई इन्वेंट्री आएगी वगैरह। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट सितंबर में मिलेंगे। जो n-1 होगा उस पर डिस्काउंट आएगा नवंबर में। ओके। हाँ, तो दिवाली टाइम इज़ एवरेज डिस्काउंट्स मिलेंगे, लेकिन इतना कोई। बस वो दिवाली सेल का नाम उसको दे दिया जाता है, और सितंबर और नवंबर विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय रिफर्बिश्ड ऑल्सो। ओके। लेकिन मैं ये भी तो अभी मैं कल ही अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा उसका कल फ़ोन चोरी हो गया। हाँ, उसने बोला कि यार मेरे को फ़ोन ख़रीदना है, मुझे बता दे कोई जल्दी से। मैंने कहा यार देख, अगर तेरे को बिल्कुल वही फ़ोन चाहिए, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि यार अभी पिक्सल 9 लॉन्च हुआ है, मैं पिक्सल 9 ले लेता हूँ। मैंने कहा यार बेस्ट डील आएगी 8 पे। नहीं, अगर तेरे को 9 ही नहीं लेना तो नवंबर में क्योंकि अभी दिवाली सेल होगी, उसके बाद जो बिक गया, उसके बाद जो बचा होगा उस पर सेल होगी। अगर तेरे को 3 महीने वेट करना है तो आई सजेस्ट तू अभी ले ले रिफर्बिश्ड, तो पिक्सल 7 ले ले मुझसे। हाँ, यूज इट, तेरे को गूगल का इकोसिस्टम भी समझ आ जाएगा, डज इट वर्क फॉर यू और नॉट, एंड एट दैट टाइम सेल योर 7 एंड बाय अ 9। करेक्ट। तो वो जो डाउट रहता है कि एक बार में जैसे एंड्रॉयड से iOS और iOS से एंड्रॉयड पे जो लोग स्पेशली शिफ्ट करते हैं, उनको पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो, और कितना खर्चा होगा वो, फ्रॉम 7 to 9 वो 5-6 हज़ार का डिफरेंस रहेगा। हाँ, यू अपग्रेड। सो बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि कैशिफाई पे होता क्या है। कैशिफाई ऑल इंडिया खरीदता है।
आपको पहले वेबसाइट पे जाना है या ऐप पे जाना है या हमारे स्टोर पे जाना है, और वहाँ पे हम आपको एक रेट देंगे कि ये आपका एश्योर्ड रेट है. इफ़ यू लाइक दैट रेट देन यू कैन सेल इट टू अस. इंस्टेंट पेमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपने बेच दिया फिर हम 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे. उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे. वी डोंट. तो अब हम कैश नहीं देते. अब हम थोड़ा सा पॉज में लेना चाह रहा हूँ कि मतलब आप अपना पुराना फ़ोन बेच सकते हो, चाहे आप ऐप पे जाके बेच सकते हो या फिर आप स्टोर पे विजिट करके बेच सकते हो, और या फिर आप वेबसाइट पे जाके बेच सकते हो, और इंस्टेंट इसका कैश मिलता है. इंस्टेंट कैश मिलता है ओके. और आपको रसीद मिलेगी. तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप लोकल स्टोर पे बेचते हो कि आपके पास कोई हिस्ट्री और पेपर वर्क नहीं होता बेचने का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? आपने बेचा फ़ोन और वो आगे जाके किसी चीज़ में मिसयूज़ हो गया. करेक्ट. जो होता भी है काफ़ी केसेस हम आगे सुनते हैं. बेचा, Right. आगे किसी ने किसी और को बेचा, वो टेररिस्ट ने यूज़ कर लिया बॉम्बिंग के लिए. हो सकता है इंडिया में बहुत चीज़ें होती हैं. लेकिन तो अब पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड. नाम पे रजिस्टर्ड है, आप फंस गए. लेकिन जब आप जैसे कैशिफाई जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ट्रांजैक्ट करते हो तो आपको एक परचेज रिसीट मिलती है कि विच इज़ प्रूफ कि आपने ये फ़ोन बेच दिया एंड टेक्निकली यू आर नॉट एन ओनर ऑफ दिस फ़ोन फ्रॉम दिस डेट. ओके. तो लाइक व्हीकल, जैसा कि आप अपना व्हीकल ट्रांसफ़र का लेते हो सर्टिफिकेट, ये सुना नहीं था मैंने भी, ऑनेस्टली कभी नहीं सुना था कि आप फ़ोन बेच रहे हो तो आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो या कुछ ऐसा होता है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हमें पता चला. तो व्हीकल ट्रांसफ़र का तो सरकारी पोर्टल है, सब कुछ है. इंडिया में अभी फ़ोन इस के चीज़ को ऊपर लेके नहीं है. कुछ नहीं है. तो हमने वॉलंटरी बना रखा है और ये हमारी वन ऑफ द यूएसपी है कि हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, क्योंकि हम उसके साथ आपका आई कार्ड वगैरह, जब भी आप बेच रहे हो हमें ये प्रूफ करना है कि आपने अपना फ़ोन बेचा है हमें. तो हमें वी हैव टू पहले मेक श्योर कि आप वही हो जो आप बोल रहे हो. तो जैसे अगर मेरा नाम नकुल कुमार है, मेरे आईडी में भी नकुल कुमार है, दैट इज़ वन. और फिर हम आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि ये आपका ही फ़ोन है, आपके दोस्त का फ़ोन नहीं है, आपका ओके. चोरी का फ़ोन नहीं है. तो क्योंकि ये ज़रूरी है टू पूरी हैव अ ट्रेस. मैं वो बहुत कंज्यूमर्स हैं जो एस्केलेट करते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कि आप आईडी क्यों लेते हो, हमारी प्राइवेसी भंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑलवेज बायर बीवेयर. आई एम अ बायर. एज अ कैशफाई बायर आई नीड टू बी अवेयर कि मैं किससे किससे खरीद क्या रहा हूँ. ले रहा हूँ. करेक्ट. सो लोग कहते हैं कि नहीं कोई लॉ नहीं है, ये नहीं है. लॉ क्लियरली स्टेट करता है कि अगर आप किसी से कुछ खरीद रहे हो तो इट इज़ योर बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द आइटम बिलोंग्स टू द पर्सन हु सेलिंग इट. जैसे जब आप किसी का घर खरीद रहे हो, करेक्ट. आप उनकी पूरी, हिस्ट्री एंड पूरा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं. करेक्ट. तो जब तक आप रद्दी नहीं बेच रहे हो, जहाँ पे आप आईडी नहीं लेते हो, एनीथिंग विच इज़ ट्रेसेबल नीड्स टू बी सिक्योर्ड. तो एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सिस्टम एंड प्रोसेस. दूसरा है डेटा प्राइवेसी, जो कोई बात नहीं करता और इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है. लोग अपना फ़ोन बेच देते हैं विद उसमें पेटीएम की डिटेल, हाँ. करेक्ट. अपनी गूगल आईडी, और वो इतना मिसयूज़ हो सकता है. अभी हर चीज़ तो ओटीपी आता है. तुमने सिम भी निकाल लिया लेकिन उसमें हिस्ट्री तो हर चीज़ रहती है. बिल्कुल. यूपीआई लॉक्ड इन है तो वो लॉक्ड इन रह गया बैंक अकाउंट से. हम लोगों को कहते रहते हैं कि यार जब भी हमें बेचो डेटा वाइप करके बेचो. एक हर ओईएम ने एक सेटिंग बना रखी है फैक्ट्री रीसेट, जिसमें पूरा डेटा क्लियर हो जाता है. बट लोगों को अवेयर ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है. अब लेट सपोज कि मैं यहाँ बाहर जॉब कर रहा हूँ या फिर कोई दूर दराज गाँव में किसी के माँ बाप हैं या दादा दादी हैं, उनके लिए फ़ोन ख़रीदा है, स्मार्टफोन दे दिया है, क्योंकि आजकल तो एक्सेसिबल है स्मार्टफोन एंड इंटरनेट. अब उन्होंने हमारे पीछे वो फ़ोन बेच दिया, अब उनको तो रीसेट करना नहीं आता. तो ये प्रॉब्लम्स आती होंगी, फॉर श्योर आती होंगी. हाँ, तो हमने पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रखे हैं विच इज़ मल्टीपल डेटा डिलीशन प्रोसेस. तो जब हमारा कोई टेक्नीशियन आपके घर आता है, उसके ऑपरेटिंग में है कि पहले आप उनके सामने फैक्ट्री रीसेट करो. अगर कस्टमर ने कर भी रखा है तो आप फिर से करो. ओके. फिर जब वो वेयर हाउस आता है, तो हमारे सारे फ़ोन इकट्ठे होके हमारे वेयर हाउस में आते हैं नोएडा में. ओके. नोएडा में पहले एंट्री होने से सबसे पहले फिर से फैक्ट्री रीसेट होता है.
अच्छा, ओके, एक बारी वहाँ कस्टमर के सामने हो गया, फिर अभी दोबारा हो रहा है। फिर होता है। फिर उसके बाद हमने अपना वाइपिंग टूल बना रखा है। तो थ्योरेटिकली इवन विथ फैक्ट्री रीसेट डेटा रिट्रीव हो सकता है। बिल्कुल, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप आ गए उस पर खुद ही। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बट पॉसिबल है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है। स्पेसिफिकली जो जो थीफ है या डेटा थेफ्ट जिसको करना है, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या ढूंढना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर तुम किसी रैंडम आदमी के फ़ोन पे ढूंढ, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या ढूंढना है, राइट। बट तो हमने टूल बनाया है विच मेक श्योर कि वो डेटा रिट्रीव ना हो पाए। तो लास्ट प्रोसेस क्या होता है वहाँ पे, हमारे वेयरहाउस में फिर से वो डेटा वाइप ऑफ करते हैं। वाइप ऑफ, मिलिट्री ग्रेड डेटा वाइप ऑफ Okay. हम मारते हैं, जिससे देयर इज़ नो वे कि उसमें डेटा क्या है वो कभी किसी को पता चले। वो बिल्कुल एज गुड एज न्यू हो जाता है, जैसा वो इनिशियली फ़ोन आया था। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आप फ़ोन ख़रीदते हो, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास अभी आईफोन 13 है, मैं कैशिफाई की ऐप पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ अपने फ़ोन के बारे में, मेरे पास 10 सवाल उसमें पूछे जाते हैं, मैं टिक 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 करता हूँ, फिर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है इसके बैक में, इट्स नॉट अ मैनुअल प्रोसेस, क्योंकि इतने सारे फ़ोन मॉडल्स हैं, हर रोज प्राइस चेंज होता रहता है। तो फ्यू फैक्टर्स विच डिटरमाइन एज, ये मॉडल कब लॉन्च हुआ था, किस रेट पे लॉन्च हुआ था, अभी करंट इस सीरीज़ में किस रेट पे फ़ोन मिल रहे हैं, इस फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स कितने के हैं, स्क्रीन कितने की है, इसका बैटरी कितने का है, कितने में चेंज होता है। तो जैसे ही मैं अपना फ़ोन का मॉडल वहाँ डाल रहा हूँ, तो वो ऐप या फिर वो बैकग्राउंड में उसको मतलब कैलकुलेट करना शुरू हो जाता है। कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। और हमारा एज अ कंपनी कैशिफाई हमारा मकसद है बेस्ट प्राइस देना। हाँ, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोसेस मैनुअल नहीं है। हम एज अ कंपनी वो ही नहीं कर सकते कि नहीं यार कस्टमर को कम पैसा दे देंगे और फिर हमारा ईथोज ही नहीं है। वो हमारा ईथोज है कस्टमर को बेस्ट प्राइस देना, बेस्ट इन क्लास रिफर्बिशमेंट करना, और फिर जो हमारा एंड कस्टमर है उसको बेस्ट प्रोडक्ट देना विद वारंटी, और उसका हम प्रीमियम चार्ज। और कितनी वारंटी होती है ये? हमारे फ़ोन्स के साथ 6 महीने की वारंटी, 6 महीने की वारंटी आप देते हैं, ओके। विच यू कैन सर्विस अक्रॉस और स्टोर। हमारे 200 स्टोर्स हैं इंडिया में। अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टोर में, बाय द वे आपके कोई भी फ़ोन में कोई दिक्कत हो, हाँ, यू कैन वॉक इन टू और स्टोर। आपने कैशिफाई से ख़रीदा हो, नया नहीं खरीदा, हो, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन वॉक इन टू द स्टोर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैसी हेल्प कर देंगे ओह, जब तक कोई पार्ट नहीं लग रहा। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हमारे अगेन ईथोस ये है कि वी आर देयर टू हेल्प कस्टमर, वी विल ओनली चार्ज व्हेन हमें हमारा चार्ज लग रहा हो, राइट। अगर हमारी नॉलेज शेयर हो रही हो तो नॉलेज फ्री है। तो गाइज, अगर आपका कोई फ़ोन वोन मतलब कोई माइनर इशू आ रहा है, आपको लग रहा है, या फिर आप डाउट में हो कि फ़ोन में प्रॉब्लम एक्चुअल में है भी या नहीं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रिपेयरिंग शॉप, आप अपने नियर बाय कैशिफाई स्टोर पे जा सकते हो। और जैसे नकुल ने बताया अभी कि अगर पॉसिबल होगा और फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि अगर कुछ पैसा नहीं लग रहा होगा या फिर वो कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, तो वो आपका फ्री हो सकता है यहाँ पे। वो एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, और हमने बीच में प्रोडक्ट भी निकाला था, अब हमने हटा दिया प्रोडक्ट। हमने कहा जिसको आना है वो फ्री में हो। हाँ, इट इज़ पेरेंट्स। ओके। आप दिल्ली में, ठीक है, आपके पेरेंट्स से मेरठ में, यूपी में कहीं हैं। हाँ, अब पेरेंट्स को आधी चीज़ समझ नहीं आती कि यार मेरे व्हाट्सएप स्लो हो गया, मैं ये मेरी ऐप चल नहीं रही, मेरा पासवर्ड नहीं मिल रहा, राइट। तो वो फ़ोन करते हैं। हाँ, और रिमोटली आप समझा नहीं पाते कि यार ये कैसे करना है। हमने कहा यार कोई नहीं, आप ना कैशिफाई स्टोर भेज दो। हाँ, हमारे लोगों को अच्छी तरह फ़ोन आता है, तो ये जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, हाँ, स्पेशली जो एज लोग हैं उनको ले तो सॉल्व कर ही देंगे। तो जितने भी दादा दादी आंटी अंकल हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, इटावा, इंदौर, भोपाल या फिर ऐसे ही दूसरी सिटीज़ से, तो अगर आपको अपने फ़ोन से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, और आपके जो बच्चे हैं या फिर जो टेक गीक्स और जेंजीज हैं आपके घर के, वो कॉलेजेस में बिजी हैं या फिर दूसरी सिटीज़ में हैं, तो आप अपने नियर बाई कैशिफाई स्टोर पे जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो।
और यहाँ पे मुझे अभी समझ आया 2 सर्विसेज का। एक, आप अपना फ़ोन बेच सकते हो कैशिफाई पे, दूसरा ये है कि आप अपना फ़ोन रिपेयर करा सकते हो, राइट? तो हाँ, स्टोर पे अगर आपका फ़ोन की स्क्रीन टूटी है, स्पीकर नहीं चल रहा, बैटरी ख़राब है, ये सब भी आप पेड उसमें आउट ऑफ वारंटी वाली सारी सर्विसेज हम करते हैं सर। अगर आपका फ़ोन वारंटी में है फिर तो आपको, अगर सैमसंग की वारंटी है तो सैमसंग के सर्विस सेंटर जाना चाहिए, शॉमी की वारंटी है तो शॉमी की सर्विस सेंटर। लेकिन 1 साल बाद क्या, फिर वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि एक बार आउट ऑफ वारंटी हो गया आपका फ़ोन तो रीज़नेबल कॉस्ट पे इंस्टेंट रिपेयर। इंस्टेंट रिपेयर। हमारा आइडिया ये है कि आपको जल्दी से जल्दी फ़ोन वापस मिले, क्योंकि फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। कुछ है ही नहीं अगर अभी फ़ोन। तो आइडियली आप 2-1 घंटे में आपको हम फ़ोन वापस, आप मार्केट घूम के आओ, 1 घंटे में आपको फ़ोन वापस। क्योंकि अगर फ़ोन रिपेयर के लिए हम नॉर्मली देते हैं तो 2-2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो हमारी एक और सर्विस है जो आपके घर पे आएगा ओके, और आपके सामने चेंज करेगा जो भी चेंज करना होम है। रिपेयर। होम रिपेयर। और जिससे काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार मेरा डेटा ना चुरा ले, मेरे कोई पार्ट्स ना निकाल ले। क्योंकि फ़ोन के अंदर सारा सेंसिटिव डेटा है, अब मैं उसको रीसेट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रिपेयर कराना है, उसी के लिए मैं रिपेयर करा रहा हूँ। तो या तो आप स्टोर पे दे सकते हैं या आप घर पे बुला के करवा सकते हैं। घर वाली सर्विस थोड़ी सी प्रीमियम है, बट आप मतलब काफ़ी यूज़फुल है, बट ये यूज़फुल है अगर मैं नहीं जाना चाह रहा है, मुझे टाइम नहीं है या मैंने फिर- कम से कम 5-6 बार कर रखा है, क्योंकि मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, फ़ोन तोड़ते रहते हैं। और ये क्रॉस इंडिया अवेलेबल है ये वाली जहाँ सर्विस? जहाँ हमारे स्टोर्स स्टोर्स हैं। हैं वहाँ स्टोर के 5 किलोमीटर के दायरे में एट होम सर्विस मिलती है। तो ये भी हम ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या फिर बुक कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम सेलिंग एंड रिपेयरिंग, व्हाट एल्स कैशिफाई? यू कैन बाय रिफर्बिश फोन विच इज़ आई थिंक द बेस्ट सर्विस। हम लैपटॉप बेचते हैं, हम फ़ोन बेचते हैं, हम स्मार्ट वॉच बेचते हैं। तो अगर आपको जस्ट मेक सेंस, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कोई नया फ़ोन क्यों ही खरीदता है, बट रिफर्बिश फ़ोन आपको 60-70% ऑफ न्यू फ़ोन कॉस्ट पे मिल जाता है, एज गुड एज न्यू। उसमें भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं, बिल्कुल लाइक न्यू, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कैटेगरी है जिसमें थोड़े से माइनर स्कफ्स होंगे, थोड़े से स्क्रैचेज होंगे स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप उस पर कवर लगाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, करेक्ट। लोग ये नया नया। फंक्शनली हमेशा ऑलवेज ग्रेट। हाँ। और फिर है फेयर ग्रेड, जिसमें फेयर में थोड़े डेंट्स भी होते हैं, तो अगेन फिर से कवर लगा लो फिर पता नहीं चलेगा। राइट, बट उसका यूज़ केस जो है फ़ोन का वो तो आपका कंप्लीट हो रहा है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ रिफर्बिश्ड फ़ोन, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट रहते हैं उसको लेकर के कि क्या ये सेकेंड हैंड फ़ोन है, और ऐसा आप क्या करते हो फ़ोन को ख़रीद के कि फिर उसको रिफर्ब बोलते हो इंस्टेड ऑफ सेकेंड हैंड फ़ोन। तो पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे एक सेकेंड हैंड फ़ोन रिफर्ब फ़ोन बनता है, और फिर कैसे उसकी प्राइस और कॉस्टिंग डिसाइड होती है? तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जब हम फ़ोन ख़रीदते हैं, राइट, हम ये देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर स्क्रीन टूटा हुआ है तो अगर मैं फ़ोन ओके होता मैं आपको 100 रुपये दे रहा था। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर स्क्रीन की कॉस्ट है 20 रुपये और स्क्रीन टूटी हुई है तो मैं आपको 80 रुपये दूंगा। ओके। मेरी कैलकुलेशन ये है कि जब फ़ोन मेरे पास आया मैं उसकी स्क्रीन चेंज करके लगाऊंगा और फिर वो 100 रुपये का पड़ेगा, और फिर मैं 110 पे बेचूँगा। 110 में आपको नया चार्जर, केबल, 6 महीने की वारंटी, मेरे 200 सेंटर्स पे। तो आपका नेक्स्ट 1 साल का एक्सपीरियंस विद द फ़ोन विल बी सुपर डुपर गुड, क्योंकि फ़ोन की एवरेज लाइफ है 4 से 5 साल। करेक्ट। 4 से 5, और बहुत कुछ यूज़ केस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, करेक्ट। अगर आपने से आईफोन 11 लिया, आप बोलो यार आईफोन 11 तो इतना पुराना फ़ोन है, हमारा मोस्ट सेलिंग फ़ोन है आईफोन 11। आईफोन 11। आईफोन 16 अभी चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड जिस फ़ोन की आ रही है विच इज़ दैट इज़ आईफोन 11। हमारा हमेशा स्टॉक आउट हो जाता है। आप फ़ोन कोई Okay. रॉकेट चलाने के लिए तो यूज़ कर नहीं रहे हो। हाँ, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए क्या कर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हाँ, लोगों से फ़ोन पे बात कर ली, वेब ब्राउजिंग कर ली, कोई भी फ़ोन कर लेगा ये। मुझे लग रहा है कि एक आईफोन के साथ जो स्टेटस सिंबल, सोशल सिंबल, स्टेटस सिंबल है, कैमरा अच्छा है, हाँ, हाथ में अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी अगर मार्केट शेयर की हम बात करें
तो एंड्रॉयड का आई गेस सो कि 97-98% मार्केट शेयर है और 1 या 2% एप्पल का। 3% एप्पल का। हाँ, 3% एप्पल का है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें काम होना बाकी है, और दैट्स वाई काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एप्पल और आईफोन यूज़र होंगे, एंड आई एम गेसिंग कि तो काफ़ी जनता तो ये भी ये कह रहे हैं ना कि यार पहले मैं आईफोन 11 पे समझ लूँ कि आईफोन मेरे लिए है भी नहीं, कि मैं यूज़ कर पाऊंगा या नहीं। तब मैं जाके 14-15 नया लूँ। हम्म सिमिलरली जो फोल्ड फ्लिप वाले हैं सैमसंग फोल्ड, वो एवरीबडी प्रेफर्स किया पहले कम इन्वेस्टमेंट। अभी आजकल फोल्ड है 1 लाख 75 65 75 राइट। हाँ, इज अ प्रिटी एक्सपेंसिव फोन। मतलब इतने में तो 4 फोन 5 फोन 10 साल पहले मारुति आ जाती थी पहले। तो एक गाड़ी और फोन की कॉस्ट सेम आ रखी है। आई वुड थिंक 10 टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग सो मच इन अ फोन। वाई डोंट, मतलब हमारे यहाँ फोल्ड 3-4 आपको मिल जाएगा 60-70 हज़ार रुपये का। एक्सपीरियंस करो। अगर जैसे मैंने यूज़ किया और मेरे को नहीं समझ आया, मैं बार आर बार यू सीरियस? 60,000 तो उसकी 50% कॉस्ट से भी मतलब कम है। हाँ, तो मैंने यूज़ किया। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मेरे को नहीं पसंद है। मुझे हर बार फ़ोन पर बात हैवी हो जाता है, मतलब हाँ बिल्कुल। करना मेरे को, लेकिन इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है फोल्ड में। मैं माई वाइफ यूजेस फोल्ड, शी इज़ सुपर हैप्पी विद इट। मुझे लगता है कि फ़ोन है और फिर आईपैड है। हाँ, वो मल्टीपल यूसेज आपकी उससे हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू कैरी। बट द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग न्यू फोन इज सो लेस कि वाई शुड यू बी स्टक विद वन फोन फॉर एवर और वन ब्रांड फॉर एवर। करेक्ट। तो यहाँ पे फ्रीडम है कि आप चूज कर सकते हो। ओके। और बेस्ट है, खरीद के नहीं पसंद है बेच दो वापस। हाँ, तो आप बेच भी यहीं सकते हो, खरीद भी यहीं सकते हो, तो कहीं बाहर नहीं जाना है। तो प्रोसेस क्या है, रीफर्ब का प्रोसेस आप बता हाँ, सकते तो हो? फिर सब कुछ नोएडा आता है, तो हमने खरीद। जितना भी इंडिया में फ़ोन, अगर फोर से कि केरला में कोई फ़ोन बेच रहा है, तो नोएडा आपका वेयर हाउस पे आएगा। तो नोएडा हैज़ बिकम अ बिग मोबाइल हब। सैमसंग की, वीवो की, ओप्पो की फैक्ट्रीज, हाँ, सब सब वहीं हैं। और तो स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम बहुत मैच्योर है, वर्कफोर्स इकोसिस्टम बहुत मैच्योर है। तो हमने भी अपना, हमारा 1 लाख स्क्वायर फुट का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और वहाँ पे जाके फिर सारे फ़ोन टेस्ट होते हैं फिर से। फिर खुलते हैं, खुल के टेस्ट होते हैं कि यार क्या सही है। ऐसा कोई पार्ट लग रहा है जो 6 महीने में ख़राब होने की टेंडेंसी है, तो हम फिर वो भी बदल देते हैं, राइट। क्योंकि हमें सुपीरियर एक्सपीरियंस देना है अपने एंड कस्टमर को कि जब वो हमसे फ़ोन खरीदें, 6 महीने की तो हम वारंटी देते हैं, एटलीस्ट 2 साल तो आराम से मज़े से चले। हम नहीं चाहते कि कस्टमर रोए कि यार मेरा तो मैंने खरीदा और मुझे मज़ा नहीं आया। वी आर एन एक्सपीरियंशियल कंपनी, हम वी वांट टू गिव बेस्ट एक्सपीरियंस। तभी लोग 10 लोगों को और बताएंगे कि यार जाओ कैशिफाई से खरीदो या बेचो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वहाँ पे पूरा टेस्टिंग होती है, और हमारी टेस्टिंग पूरी रोबोटिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैठा है और बस चेक कर रहा है। और उसके बाद एक बार रिफर्बिश हो जाए, उसके बाद 2 दिन की फिर से टेस्टिंग होती है। उस पर हीट टेस्टिंग होती है, प्रेशर टेस्टिंग होती है, प्रोसेस टेस्टिंग होती है, जिससे वी मेक श्योर कि जब रियल इन्वायरमेंट में फ़ोन आए तो चले, कोई दिक्कत ना आए, ये सब चीज़ें। सो काफ़ी ही साइंटिफिकली सिस्टम बना हुआ है टू मेक श्योर दैट द रिफर्बिश फ़ोन वी डिलीवर गिव्स अ गुड एक्सपीरियंस। लोगों को एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से फ़ोन ना खरीद के, सेकेंड हैंड फ़ोन ना खरीद के रीफर्ब फ़ोन ही क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि मतलब क्या इसका एक मेन रीज़न है, क्या आप बता सकते हो? आई थिंक ऑर्गेनाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ट्रस्ट है। अगर मैं आज साइड वाले अंकल की दुकान से फ़ोन ख़रीदूँ, तो अंकल को खुद नहीं पता कि वो फ़ोन में क्या बदला है, क्या नहीं बदला, उन्होंने किससे ख़रीदा है, उसमें पार्ट चलेगा नहीं चलेगा। अंकल तो यही बोलते ना कि यार मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब यही किसी चीज़ की गारंटी नहीं कि अंकल बैठे होंगे नहीं बैठे होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि अनऑर्गेनाइज सारा ही ख़राब है, बट बहुत ही केस डिपेंडेंट है। लेकिन आप जब कैशिफाई जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर, उनका तो प्रोसेस ही पूरा बना हुआ है जिससे आप एज अ कस्टमर को कभी दिक्कत ना हो।
तो इसमें हम वारंटी इंक्लूड कर सकते हैं। वारंटी है, आपने शहर बदल लिया, अब आप वापस अंकल के पास थोड़ी जाएंगे अपने फ़ोन ठीक कर। और वो मिलती भी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने कहीं से सेकेंड हैंड फ़ोन बाहर से ले लिया, अगर ब्रांड वारंटी है तो मिलेगी, नहीं अदरवाइज तो नहीं नहीं, मिलती तो है। अब मैंने जितना देखा वो तो कहते हैं एक बार आपने दुकान से बाहर चले गए, अगर 5 लिखा मिनट होता बाद है बड़ा भी, बड़ा कि हाँ बिका हुआ हाँ सामान वापस नहीं होगा। हाँ, 5 मिनट बाद भी फ़ोन ख़राब हो गया तो फिर कोई सुनवाई नहीं। रिफंड पॉलिसी है कैशिफाई पे? मुझे इससे याद है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। नहीं तो 15 दिन की रिफंड पॉलिसी है। अगर आपने फ़ोन ख़रीदा और आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ दिक्कत है, या 15 दिन में आपको या तो हम नया दूसरा वापस रिप्लेसमेंट देंगे या आपको रिफंड कर देंगे पैसे। ओके। हम वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ चीटिंग पीपल, वी आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़ोन मतलब सारा पावर जो है वो। नहीं तो हमने बहुत मेहनत की है लोगों को ट्रस्ट दिलाने, क्योंकि ये एज अ कैटेगरी बहुत ही, लोगों ने बहुत फ्रॉड और स्कैम्स ऑलरेडी झेले हुए हैं। तो जब हम इस इंडस्ट्री को ठीक करने में निकलते हैं तो पहले हमें वो सारी प्रॉब्लम जो कॉमन मैन को प्रॉब्लम फेस करी हुई हैं, वो पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। वरना फिर लोग कहते हैं यार मैं सेकेंड हैंड क्यों लूँ, मैं तो नया ही लूँगा। तो करेक्ट। नया लेने का यही रीज़न होता है कि यार ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग, शॉमी, वीवो, ओप्पो, इन्होंने वो ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ, क्रेडिबिलिटी इज देयर, राइट। कि यार मैं इनका फ़ोन लूँगा तो दिक्कत नहीं देगा, या दिक्कत देगा तो सर्विस सेंटर है, ब्रांड है, मैं ट्विटर पे एस्केलेट कर दूंगा, ये कर दूंगा तो कुछ होगा। अब वो जो सेकेंड हैंड बेच रहे हैं अंकल, उन पे तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो जो जस्ट यहाँ पर मुझे जो समझ में आया है कि रिफर्ब फ़ोन लेने के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मनी, आपकी काफ़ी तगड़ी सेविंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू वन। फिर आपको वारंटी भी मिल जाती है। लेटेस्ट से कि अगर मैं पिक्सल 7 ले रहा हूँ, पिक्सल 7 पहली बात, मुझे अगर मैं जाऊँगा मुझे मिलेगा ही नहीं बाहर मार्केट में, तो मिल भी गया तो उस पर वारंटी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे मुझे 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी। आफ्टर सेल सर्विस इज़ देयर, राइट। और मैं फिर यहाँ पर किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड या फिर डेटा फ्रॉड से भी बच रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिसिप्ट मिल रही है कि मैंने फ़ोन आपसे ख़रीदा है, और दैट्स इट, राइट। हाँ नहीं, और सबसे बड़ा बहुत बड़ा फ़ायदा है वैरायटी। हाँ, करेक्ट। आप कहीं जाओ, किसी दुकान में जाओ, मेरी दुकान पे चल जाओ, हाँ, एक स्टोर पे एक ही तरह की वैरायटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सारा कैटलॉग मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा सारे स्टोर्स कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की इन्वेंट्री एक्सेस कर सकते हैं। आपको कम से कम 700-800 मॉडल अवेलेबल होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू बाय। हाँ, वो वैरायटी सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आपका कोई भी फ़ोन मन है ट्राई करने का, कौन सा कलर है, वो सब ऑप्शन में तो देता हम हूँ। जा सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो सारे स्टोर इंटरकनेक्टेड है। अगर आप किसी स्टोर पे गए और वो आपको ऑनलाइन कैटलॉग दिखा देंगे कि ये भी हमारे पास फ़ोन है, आप स्टोर पे मंगवा सकते हैं कि यार आप इस स्टोर पे मंगवा लो, मैं देख लूँगा। या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा। हमारी वैसी 15 दिन की रिफ़ंड पॉलिसी, अगर आपको पसंद नहीं आए तो वापस हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फ़ोन देते हो, आपने बताया था कि आप एक्सेसरीज एंड ऑल देते हो, तो आईफोन के साथ चार्जर मिलता है क्या? जिन आईफोन के साथ चार्जर नहीं मिलता, अब उन आईफोन के साथ चार्जर नहीं मिलता। ओके। जिन आईफोन के साथ पहले चार्जर मिलता था, वो उनके साथ चार्जर अब तो मिलता सैमसंग ने भी देना बंद कर दिया है। तो अब आगे हम वी विल फॉलो व्हाट द ब्रांड्स आर आर फॉलोइंग। डूइंग, ओके। ओके, गॉट इट। ओके। अब अगर किसी ने रेगुलर किसी मार्केट से, अनऑर्गेनाइज मार्केट से फ़ोन ले ही लिया है, अब ये कैसे पता लगाए कि वो फ़ोन जेन्युइन है, चोरी का तो नहीं है? इज़ देयर एनी टूल या फिर कोई कोई प्रोसेस है जो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए? तो अभी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मैं प्लेटफॉर्म का नाम भूल गया, सी डॉट ने बनाया है। करेक्ट। उसमें यू कैन रजिस्टर इफ़ योर फोन इज स्टोलन। हाँ, एंड देन यू हैव टू अपलोड एन एफआईआर वगैरह वगैरह, लेकिन अभी वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो अगर आप बोलो कि क्या सारे चोरी के फ़ोन उस डेटाबेस में होंगे, नहीं, क्योंकि आई थिंक एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है कि सारे पुलिस स्टेशन आर नॉट ऑनलाइन। करेक्ट करेक्ट। तो अभी हमारी डिजिटल जर्नी ऑफ पुलिस बीइंग ऑनलाइन, अभी वो तो मेट्रोज वगैरह में है अभी, और काफ़ी लोग तो अपने चोरी हुए हुए फ़ोन रजिस्टर कराते भी नहीं है।
बट कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अच्छी प्रैक्टिस है। मैं तो ये भी बोलूँगा, अगर आपका फ़ोन चोरी हुए, हाँ, और आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि कैशिफाई में कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू मेल और सपोर्ट सेइंग दैट ये रही मेरी FIR, ये मेरा चोरी फ़ोन। अगर हमारे सिस्टम पे कोई हिट मारता है, विल कॉन्टैक्ट यू बैक एंड सेइंग कि कोई यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहा है आपका चोरी का फ़ोन। तो वहाँ से पकड़ा जाएगा। अच्छी बात है, वो पकड़े जाने चाहिए। हमारा पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिससे वी डिस्करेज कि चोरी के फ़ोन ना आए सिस्टम में, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम हमेशा उनकी ID प्रूफ लेते हैं। हम पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में करते हैं। चोर ना अपना ID प्रूफ देना चाहता ना है, बैंक अकाउंट नंबर देगा, ना बैंक अकाउंट नंबर देगा, क्योंकि उसका फंसने की चांसेस। ट्रेस हो जाएगा इजीली बैंक अकाउंट डिटेल्स। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जब हम पुलिस ने हमारी हेल्प ली है, वेयर वी हैव असिस्टेड देम फाइंडिंग these thieves and they have got caught. So we are very proud of the fact कि we are enabling a cleaner ecosystem. ओके, कैशिफाई को भी 2013 से 24 आगे 11 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो क्या लोग रिफर्ब फ़ोन खरीद रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, प्लस व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस मार्केट इन इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड? क्योंकि अगर वेस्टर्न मार्केट में मैं देखता हूँ तो वहाँ तो रिफर्ब को लेके बहुत एजुकेशन है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और शायद खरीद भी रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं है अच्छा। इंडिया में, और हमें 11 साल हो गए, हमेशा रिफर्ब की डिमांड इज़ मोर देन द सप्लाई। हम इतनी जल्दी खरीद नहीं पा रहे जितनी जल्दी हम बेच देते हैं। इंटरेस्टिंग। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अब रिफर्बिश्ड, रिसाइकिल्ड की ज़्यादा वो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। पहले तो उनको होता था सेकेंड हैंड हम खरीदेंगे ही नहीं। तो जैसे इंडिया में ना, हमें बचपन से हमारी मम्मियाँ कहती कि बोतल बचा के रखो, रद्दी बचा के रखो, बेचेंगे। तो हमारी कल्चर में ही रीयूज़ और रिसाइकलिंग इनग्रेन्ड है, बाहर के वर्ल्ड में नहीं है। अब वो पॉपुलर, जैसे अब योगा पॉपुलर हो रहा है US में, यूरोप में, सब योगा करना चाहते हैं। वैसे अब कह रहे हैं नहीं यार, हमें रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, हर चीज़ नई नई यूज़ करनी चाहिए, सेकेंड हैंड यूज़ करनी चाहिए। तो द ट्रेंड इज़ पिकिंग अप आउटसाइड। तो क्या कैशिफाई वर्ल्ड का रिफर्ब स्मार्टफोन्स का एप्पल बन सकता है? ऑलरेडी हैं हम। अगर आप हमारी कभी फैसिलिटी में आए नोएडा में, हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट technically advanced refurbishing facility in the world. The process we use, the testing systems we use, the automation we use is world class. आई हैव विजिटेड द वेयर हाउस, और जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो मैं आप बीच में उसके कुछ शॉर्ट्स लगा दूंगा, सो यू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। मैंने इतनी बड़ी रिफर्ब फैक्ट्री स्मार्टफोन्स की नहीं देखी है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू रिफर्बिंग तो आई थिंक सो कि हाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिफर्ब फैसिलिटी है जो कि नोएडा में है, राइट? ओके, क्या इसकी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ मनी रिफर्ब? अगर आप शेयर कर सकें कुछ इनपुट्स, तो इनसाइट्स कुछ। नहीं तो मनी है तभी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से ये बोलूँगा, डिमांड ज़्यादा है। मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग द रीयूज़ वेव। लोग समझते हैं कि दिस हैज़ मोर वैल्यू, दिस हैज़ मोर लाइफ, एंड दिस इज़ द स्मार्टर वे ऑफ लिविंग, राइट? हम अब फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे अगर हम सभी नया खरीदते जाएं और वेस्टेज बढ़ाते जाएं? तो रीयूज़ इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। अभी ग्लोबल वार्मिंग भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज, रिसोर्सेज, और ऐसा नहीं है, वही मैं फिर से बार बार ये कहता रहता हूँ, हम अपने फ़ोन के साथ कोई रॉकेट नहीं उड़ाने वाले। करना वही है सबने। तो ऐसा नहीं है कि नया फ़ोन आएगा तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। हाँ, ये होता है 1 या 2 दिन के लिए ज़रूर होता है। 2 दिन के लिए होता है वो सोशल मीडिया पोस्ट स्टोरी। तो रिफर्बिश्ड फ़ोन भी मतलब विल डिलीवर एवरीथिंग टू योर सेटिस्फैक्शन। एंड मैं मतलब ये मेरे को दुख होता है देखकर, मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ, लोग अपने मीन्स से ज़्यादा महंगे फ़ोन खरीद लेते हैं। हाँ, ये है, ये वही जो हमारे पॉडकास्ट का थीम भी है, शुड वी चेंज आवर स्मार्टफोन बाइंग हैबिट। हाँ, मतलब उतना ही रायता फैलाना चाहिए जितना समेट सको, राइट?
गाड़ियों में भी देखा है मैंने लोगों को इंडिया में, और फ़ोन में भी देखा है क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट लोन अगर इंडिया में किसी को लेने हैं तो कार कि लोन है। मेरी तनख्वाह इतनी है, 20,000 तनख्वाह है और 5,000 रुपये मैं महीने का EMI दे रहा हूँ, मतलब ही नहीं बनता। मैं भी देखता हूँ क्योंकि स्मार्टफोन वगैरह रिव्यू करता हूँ, तो जो रिक्वेस्ट आती हैं अब वो टीन्स हैं जो कि शायद स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आईफोन 15 प्रो 16 प्रो कब लॉन्च होगा, और वो ले रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच के ले रहे हैं, बट ये एक फाइनेंशियली एक साउंड डिसीजन तो नहीं होता। और हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि यार मैंने EMI पे लिया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब आप फ़ोन ख़रीद लो। और फिर हम कहते हैं कि यार हम तो EMI वाला फ़ोन नहीं ले सकते, आप पहले EMI ख़त्म ख़त्म करो, करो। फिर हम खरीद सकते हैं। तो रीफर फ़ोन अगर मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ तो उस पर EMI ऑप्शन और ये सब चीज़ें बिल्कुल हैं। ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। तो और सस्ता पड़ जाता है। ओके, तो अगर ये तो फिर और अच्छी बात हो गई, क्योंकि अगर सेकेंड हैंड फ़ोन मैं अनऑर्गेनाइज मार्केट से जाके खरीदता हूँ तो मुझे फुल पेमेंट इन कैश करनी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो भी कुछ है। बट यहाँ पर आप बोल रहे हो कि जो भी ऑप्शन मुझे नए फ़ोन खरीदते वक्त मिल जाते हैं। वो सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, बैंक कैशबैक मिलेगा, आपको EMI मिल जाएगा। हमारी मार्केटिंग टीम अलग अलग गिफ्ट वाले आप स्कीम चलाते रहते हो, कभी दुबई भेज देते हो, कभी PS5 दिलवाते हो, तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। राइट राइट। नंबर ऑफ रीफर फ़ोन या हाईएस्ट नंबर ऑफ रीफर फ़ोन अगर आप शेयर करना चाहो कि किस महीने किस साल में बिके हैं, कुछ ऐसी नंबर्स हैं, कुछ तो स्टैट्स ऑन एन हैं? एवरेज हम 40 से 50 हज़ार फ़ोन बेचते हैं ओके। रीफर हम्म। महीने में। ओके, 40 से 50 हज़ार रीफर फ़ोन, तो ये तो काफ़ी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हम महीने के 1.5 लाख फ़ोन खरीदते हैं, जिसमें हम 50,000 अच्छी तरह रीफर्ब करके एंड कस्टमर को बेचते हैं। बाकी सब हम और रिटेलर्स को बेचते हैं जो सेकेंड हैंड काम करते हैं, तो फिर वो हमसे ख़रीद के फिर एंड कस्टमर को बेचते हैं। ओके, और जब आप ख़रीदते हैं तो मैंने काफ़ी टाइम में देखा है कि मैं किसी एप्पल स्टोर जा रहा हूँ, सैमसंग स्टोर जा रहा हूँ, शाओमी स्टोर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक कैशिफाई का बंदा होता है। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, इसका थोड़ा बताओ तो आप। हम हम्म। OEMs को हेल्प करते हैं टू रन देयर बायबैक स्कीम्स। तो जैसे आप आईफोन ख़रीदने आए हो एप्पल स्टोर पे, और वहाँ पे आप पुराना फ़ोन बेच के नया फ़ोन, तो हम वी हैव टू मेक टेक अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। 70,000 का फ़ोन है आपका, पुराना iPhone 13 30,000 हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपको कितना पड़ा? 40,000 का पड़ा ना। इट्स अ बेटर स्कीम। अच्छा, तो इट मीन्स कि अगर मैं एप्पल पे जाके अपना फ़ोन एक्सचेंज कर रहा हूँ तो वह कैशिफाई के पास ही रहा है। वो जो ऑफर हम देख के एक्साइट हो जाते हैं ना कि इतना जाएंगे, इतना कैशबैक मिल रहा है, इतने का फ़ोन मेरा चला गया, तो एक्चुअल में नहीं, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि एप्पल, सैमसंग, शॉमी ये क्यों कैशिफाई यूज़ कर रहे हैं। अब अलग अलग स्टोर्स हैं, अलग अलग रीजन है, हाँ, बट स्कीम तो सेम देंगे ना। सेम, आप पता चला आप पहले जनकपुरी चले गए, वहाँ के स्टोर ने बोला 10,000, फिर आप बॉम्बे चले गए, वहाँ ने बोला 15, फिर कहीं इटावा चले गए, वहाँ ने 9,000। तो एज अ कस्टमर आपके लिए स्टोर वाइज स्कीम बन गई ना। लेकिन आप हर जगह कैशिफाई है, तो कैशिफाई अपने एल्गोरिथम से सेम रेट देगा ना। इट कैशिफाई डज नॉट जज अ पर्सन और अ लोकेशन, इट ओनली जजेस द फोन। तो बात ये है कि अब आईफोन 16 नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा, आईफोन 15 का बम्पर स्टॉक बायबैक के थ्रू कैशिफाई के पास आने वाला है, तो नवंबर में खरीदना चाहिए आईफोन 15। 15 नवंबर में है। सितंबर में आईफोन 16 मत खरीदो, सितंबर में आईफोन 15 भी मत खरीदो, अगर खरीदना ही है तो सितंबर में खरीदो, सितंबर अक्टूबर में करो आईफोन 13। आईफोन 13 खरीदो, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी नया फ़ोन डिस्काउंटेड होगा आईफोन 15, और उसके बाद आप उस पर प्लस डिस्काउंट्स लगा लो और वो आप खरीद लो। तो ये तो काफ़ी तगड़ा हैक आपने दे दिया, और उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि यूज़ काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे कि मुझे घर वालों कि मुझे अब आईफोन चाहिए, मुझे तो आईफोन दिला दो। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी और इन सब चीज़ों की, तो एक जो स्मार्टफोन होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, कितना कंट्रीब्यूट करता है वो ग्लोबल वार्मिंग में, इसका क्या मतलब इसके बारे में अगर आप बता पाओ, क्योंकि ये भी एक मोटिवेशन हो सकती है लोगों को उनका जो डेस्क में पड़ा जो फ़ोन है उसको निकालने के लिए। अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ईवी गाड़ियाँ, फोन्स, हाँ, क्योंकि अब जो जिन चीज़ों पे ग्लोबली लड़ाइयाँ हो रही है वो हो रही है कोबाल्ट की माइंस, लिथियम की माइंस, हाँ, अब तेल का ज़माना जमाना चला गया, गया, करेक्ट। हाँ।
अब एक दूसरे पे कंट्रीज अटैक कर रही हैं कि यार वो माइंस कहाँ हैं. हाँ, अभी इंडिया ने डिस्कवर की लिथियम माइंस इन जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख. दुनिया कह रही है यार अब तो इंडिया का टाइम आ गया ये, क्योंकि एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दीज मेटल्स एंड मिनरल्स. सो जैसे हम बात करते रहते हैं कि पेट्रोल बचाना है, कम पेट्रोल यूज़ करो, सेम थिंग. जितना हम प्रोडक्शन करेंगे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कतदार हैं. वो क्या करेगी, वो क्या यूज़ करेगी. तो जितना हम नया कम यूज़ करें, जितना हम चीज़ें रीयूज़ करें, अगर हम नया खरीद रहे हैं जितना लंबा हम यूज़ करें, तो आप अपने नया फ़ोन लिया, आप यूज़ करो 4 साल, करेक्ट 5 साल, करेक्ट. उसकी पूरी रिसोर्सफुलनेस निकालो ना. मेरा पूरा मकसद है कि हाउ डू यू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द वट एवर यू आर बाइंग, be it a car, be it a phone, be it a gadget, huh? And hence, when you save resources, then you're saving the planet. And reuse is always better than recycling. एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था, एक रिपोर्ट है कि एक स्मार्टफोन ऑन एन एवरेज एक साल में 63 kgs ऑफ CO2 को यहाँ पर जनरेट करता है. और अभी जो रिपोर्ट आई थी, जो लेटेस्ट, जिसका मैंने शुरू में पॉडकास्ट के जिक्र भी किया था, कि अप्रॉक्सली इस साल की बात अगर हम करें तो शुरू के 3 महीने में हर महीने तकरीबन 1,10,00,000 स्मार्टफोन बिके हैं. एक स्मार्टफोन 63 kgs ऑफ CO2 जनरेट यहाँ पर कर रहा है. तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा यहाँ पर फुटप्रिंट छोड़ के जा रहा है एक इकलौता स्मार्टफोन पूरे इन्वायरमेंट पे. तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकती है कि हम रिफर्ब स्मार्टफोन्स की तरफ क्यों जाएं. बिल्कुल. वेस्ट में जो सारा मैं बोल रहा हूँ शिफ्ट आ रहा है, उसका पूरा एम्फेसिस यही है कि कितना हम हार्मफुली इफ़ेक्ट कर रहे हैं अपने प्लेनेट को नई कंजम्पशन से. सो रीयूज़ करके कैसे, तो जो नई जनरेशन आ रही है वो कह रही है क्यों ना मैं यार सेकेंड हैंड यूज़ करूँगा, मैं रिफर्बिश्ड यूज़ करूँगा. आई वुड वांट टू सेव द प्लेनेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. क्योंकि अगर हम सब नए की भाग दौड़ में चलते रहे तो फिर ये प्लेनेट किसी का नहीं रहेगा. सो ये बात पक्की है कि अगर आप कैशिफाई या फिर रिफर्ब फ़ोन की तरफ जाते हो तो आपके बेनिफिट से बेनिफिट्स होने वाले हैं. या वो पैसे से रिलेटेड हो, या फिर वो यहाँ पर आपके डेटा से रिलेटेड हो, या फिर आपकी जो स्मार्टफोन बाइंग, पैनिक बाइंग हैबिट जो बनी हुई है लोगों की, उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है. सो यही था आज का हमारा पॉडकास्ट. और आई होप कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन हैं लोगों के वो यहाँ पर पूछे होंगे जो कि रिफर्ब फ़ोन से रिलेटेड थे. स्टिल कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो नकुल यही है, हम फिर से इनके साथ कोई दूसरा पॉडकास्ट एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे. मैं तो यही हूँ. थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम. और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा बात करके. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू.